तो आगे देखते हैं ये कि सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 जो है वो इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट को क्या बताता है, शो को बताता है। तो ये कहता है कि जो एक्ट है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंटिशन प्रोहिबिशन एंड क्या होता है कि रीएड्रेसल एक्ट 2013 के नाम से कॉल किया जाएगा। और ये जो है ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में क्या है, इसका एक्सटेंशन है। और दूसरा है कि ये 22 अप्रैल 2013 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इन्फोर्स्ड हुआ है 22 अप्रैल 2013 में। जो सेक्शन नंबर 2 है वो इसका डेफिनेशन क्लोज है, जो कि सबसे जो 2(1)A में जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो एग्रीड वुमन की है, व्यक्ति महिला की है। तो इस एक्ट के प्रयोजन से व्यक्ति महिला जो है वो है जो वर्क प्लेस से रिलेटेड है, वो एम्प्लॉयड भी हो सकती है, नॉन एम्प्लॉयड भी हो सकती है, और वो किसी भी एज की महिला हो सकती है, और जिसने अलेग किया हो, जिसने क्या आरोप लगाया हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का आरोप लगाया हो और किसी रेस्पोंडेंट के ऊपर बाह्य रेस्पोंडेंट के द्वारा, तो वो ऐसी महिला को इसमें एग्रीड में क्या होता है कि वुमन माना गया। और साथ ही साथ में इसमें एग्रीड वुमन में उस महिला को भी इंक्लूड किया गया है जो घर में क्या है एम्प्लॉयड है, ड्वेल हाउस में एम्प्लॉयड है या हाउस में एम्प्लॉयड है, वो किसी भी एज की हो सकती है, एनी एज ऑफ द वुमन, और वो एम्प्लॉयड इन ड्वेल हाउस एंड रिलेटेड टू ड्वेलिंग प्लेस और ड्वेलिंग हाउस। तो इस प्रकार जो एग्रीड वुमन के अंदर जो है इस वाली सेक्शन में जो एम्प्लॉयड क्या होता है कि जो वर्क प्लेस में काम करने वाली महिला और घरों में काम करने वाली महिला, वर्किंग होता है कि वर्किंग प्लेस वुमन, वर्किंग एट प्लेस वर्किंग प्लेस वुमन, और क्या ड्वेलिंग हाउस वुमन, दोनों को क्या किया गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। अब आगे देखते हैं कि अगला सेक्शन नंबर 3। तो इस प्रकार सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का जो सेक्शन नंबर 2B है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से इनको क्या करता है, डील करता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट है जो उन इंस्टीट्यूट से संबंधित, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो वो जो उस इंस्टीट्यूशन से संबंधित या उस वर्क प्लेस को कंट्रोल करने वाली या उसके उसको क्या तो किसी फाइनेंशियल हेल्प करने वाली उससे संबंधित कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से है। और सेक्शन नंबर 2 2C है वो चेयरपर्सन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। चेयरपर्सन किसका, लोकल कम्युनिटी, जो कि सेक्शन नंबर 7 में जो लोकल कम्युनिटी डिस्क्राइब की है उसका जो चेयरपर्सन है वो 2C में है और दोनों ही CC है। सी जो 2C चेयरपर्सन को डील करता है। और सेक्शन नंबर 2D जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो इस प्रकार हमने जो सेक्शन नंबर 2B जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स के बारे में बताया। इसमें जो उस वर्क प्लेस से संबंधित है जिसके कंट्रोल में वो वर्क प्लेस है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन किस गवर्नमेंट द्वारा क्या होता है कि कंट्रोलेबल है या कोऑर्डिनेटर है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है। और सेक्शन नंबर 2C जो चेयरपर्सन होता है लोकल कमेटी, सेक्शन नंबर 7 में जो लोकल कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो 2C सेक्शन में क्या करता है, डिफाइन करता है। और सेक्शन नंबर 2D जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सेक्शन नंबर 5 में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको 2D में क्या कर दिया गया, 2D में डिफाइन कर रखा है। और जो 2E जो है वो डोमेस्टिक वर्कर है, घरों में कामकाज करने वाले जो वर्कर्स एम्प्लॉयड किए जाते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या होता है कि डोमेस्टिक वर्कर्स होल्ड किया गया है 2E के अंतर्गत। और उसके बाद अगर 2 है जो है वो एम्प्लॉयज़ को क्या होता है कि डिफाइन करता है, और 2G जो है वो एम्प्लॉयर को डिफाइन करता है, और 2H है वो इंटरनल कमेटी को डिफाइन करता है। 2H सेक्शन जो इंटरनल कमेटी को डिफाइन करता है, और जो 2I है वो लोकल कमेटी को डिफाइन करता है, जो कि सेक्शन नंबर आपके जो कि सेक्शन नंबर 7 में डिफाइन की गई इंटरनल लोकल कमेटी। इंटरनल कमेटी जो सेक्शन नंबर 4 में डिफाइन किया गया। और जो सेक्शन 2J जो है मेंबर 2J जो सेक्शन है मेंबर ऑफ कमेटी, चाहे वो इंटरनल कमेटी हो चाहे लोकल कमेटी हो, उसके जो मेंबर है वो उनको 2J में डिफाइन किया गया है। और 2K जो है वो प्रेस्क्राइब रूल से संबंधित है।
और 2L जो है वो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर से संबंधित है। वो ये जो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर है वो किससे रिलेटेड है? इंटरनल कमेटी, जो सेक्शन नंबर 4 में जो कॉन्स्टिट्यूट है इंटरनल कमेटी, उसका प्रेसिडाइजिंग जो ऑफिसर है 2L में डिफाइन किया गया है। और 2M जो है वो रेस्पोंडेंट को डिफाइन करती है, जिस पर किसी अलेक्ट, जिस पर क्या होता है कि जिसके अगेंस्ट किसी अलेक्ट वुमन ने कंप्लेंट क्या किया, कंप्लेंट फाइल की है, जो भी सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। और सेक्शन नंबर 2N जो है रेस्पोंडेंट को सेक्शन नंबर 2N जो है वो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट को डिफाइन करता है कि भाई सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन सा एक्ट इन्वॉल्व है। और सेक्शन नंबर 2O जो है वो वर्क प्लेस को डिफाइन करता है। तो इस प्रकार हम सेक्शन नंबर एच को थोड़ा डिटेल से देखते हैं, जो कि सेक्शन नंबर जो 2N है वो सेक्सुअल हरेसमेंट को क्या करता है, डील करता है। कौन कौन से एक्ट जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर इंक्लूड्स है। पहला the unwelcome act or behavior whether directly or indirectly of following physical contact and advances। फिजिकल कांटेक्ट और इनको तो क्या क्या शारीरिक संपर्क या उसका फायदा उठाना। दूसरा होता है शारीरिक संपर्क या उसका फायदा उठाना। दूसरा है आपका डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फ्लेवर, कोई सेक्सुअल फ्लेवर की मांग करना या उसके क्या कर रहा है, अनुरोध करना, लैंगिक पक्षपात का जो सेक्सुअल फ्लेवर की डिमांड करना या उससे रिक्वेस्ट करना। और तीसरा है आपका शो द पोर्नोग्राफी, यानी अश्लील साहित्य को क्या करना, शो करना। और तीसरा है, और दूसरे इनके अलावा जो अनवेल फिजिकल है, चाहे वर्बली हो या नॉन वर्बली हो, कॉन्टेक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, जो सेक्सुअल ऑफ कॉन्टेक्ट नेचर के सेक्सुअल नेचर के जो कॉन्टेक्ट है, चाहे वो वर्बली हो चाहे नॉन वर्बली हो या फिजिकल नेचर के हो या अनवेलकम हो, वो सारे जो एक्ट है वो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट के अंदर इंक्लूड्स हो गए। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 2O जो है बेसिकली वर्क प्लेस को डिफाइन किया है। किस स्थानों को या किन स्थानों को इस मतलब एक्ट के प्रयोजन की वजह से वर्क प्लेस कंसिडर किया गया है। नंबर 1, तो एनी डिपार्टमेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट विच इज क्या था कंट्रोल एंड डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड बाय established indirectly or indirected by or established owned controlled financed or क्या था finance and funds which is by appropriate government, central governments, local governments, local authority, corporation और cooperative society के द्वारा ये इंस्टीट्यूशन क्या किया जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। दूसरा आपके जो हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है। तीसरा आपका ड्वेलिंग प्लेस और हाउस है। चौथा आपका प्राइवेट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स या उसके द्वारा ऑर्गेनाइज और क्या होता है उनके द्वारा कंट्रोल और नियंत्रित जो अनदर इंस्टीट्यूशंस है कुछ भी से। और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कोई भी आपके एंटरप्राइजेज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। और लास्ट में विजिटिंग और विजिटेड प्लेस, जहाँ कोई भी एम्प्लॉय क्या होता है जनरली एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है या आता है, या वो किसी आने जाने वाला स्थान के रूप में वो वह स्थान जो कि विजिटिंग प्लेस है। विजिटिंग प्लेस जनरली एम्प्लॉय वहाँ आते हैं, जाते हैं या वहाँ से उतरते हैं या वहाँ से वो वापस अपने घर के लिए रवाना होते हैं, तो वो स्थान आपका विजिटिंग प्लेस है। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 2O है वो वर्क प्लेस को डिफाइन करता है। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज हम जो है सेक्शन नंबर 3 क्या होता है कि सेक्शन नंबर 3 प्रिवेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने के लिए क्या प्रिवेंटेशन है, क्या उसका निवारण कैसे उसको रोका जाएगा। जो सेक्शन नंबर 3 में कुछ ऐसे एक्ट्स या बिहेवियर बता रखे हैं जिसको कि सेक्सुअल हरेसमेंट में ही
माना जाएगा और उसको कैसे प्रिवेंट रखा जाए, जो सेक्शन नंबर 3 इसके बारे में डील करता है। तो सेक्शन नंबर 3 क्या करता है, प्रिवेंटेशन का सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कहता है नो वुमन शेल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड एनी गर्ल। किसी भी महिला को किसी भी वर्ग कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए क्या नहीं किया जाएगा, प्रताड़ित सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा। नंबर 2, फॉलोइंग एक्ट एंड फॉलोइंग एक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी माउंट टू सेक्सुअल। कुछ ऐसे एक्ट है जो सेक्सुअल कुछ कार्यों को जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से या सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित कार्य या बिहेवियर को भी, सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित कोई कार्य या बिहेवियर है तो उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ही माना जाएगा। जो वो कौन कौन से कार्य है, एम्प्लॉयड एंड एक्सप्लिसिट the promise of the preferential treatment in her employment, यानी कि जो प्रताड़ित महिला जो क्या होता है कि जिसका वह महिलाओं को क्या करना है, उसके एम्प्लॉयड में कोई क्या होता है प्रेफरेंशियली उसको प्रोमाइसिस के तो प्रॉमिस है उपलब्ध करवाना, या उसके साथ थ्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, या उसको अपने नियोजन में धमकी देना, उसको अपने नियोजन में क्या करना, धमकी देना, ट्रेड अबाउट हर प्रेजेंट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, या उसके भविष्य में वर्तमान या फ्यूचर स्टेटस में जो उस एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है उसको खराब करने की धमकी देना। और क्या है कि इंटरफेरेंस विद हर वर्क एंड क्रिएटिंग द इंटीमेटिंग और ऑफेंस और हॉस्टाइल और वर्क इन्वायरमेंट, या उसके कामकाज में क्या करना, इंटरफेयर करना, उसके कामकाज में इंटरफेयर करना, या कोई अपराध की ओर उसको क्या करना है, धकेलना। और क्या होता है कि या फिर उसके लिए इस तरह के जो वर्क्स है और या उसके कार्य में हस्तक्षेप करना, या उसको किसी समय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सर्जित करना, उसके लिए शत्रुतापूर्ण वातावरण सर्जित करना, हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरमेंटल ऑफेंसेस, अपराध करने के आपराधिक वातावरण क्रिएट करना। और इनके तक इनहिबिटिंग ट्रीटमेंट अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी, इनहिबिटिंग ट्रीटमेंट अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, या फिर उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपमानजनक आचरण करना। तो इन कार्यों को भी क्या गया कि इन कार्यों को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ही माना गया है, या इन कार्यों को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ही कंसीडर किया जाएगा, जो कि सेक्शन नंबर 3 डील करता है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 4। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 4 है वो कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनल एम्प्लॉयमेंट कमेटी, जो आंतरिक परिवाद कमेटी के गठन के बारे में प्रावधान करता है। ये कहता है जो प्रत्येक एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, अपने यहाँ इंटरनल कमेटी का क्या करेगा, गठन करेगा। इंटरनल कमेटी का क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा या गवर्नमेंट गठन करेगा, जो एम्प्लॉयर द्वारा क्या होगा लिखित आदेश के अंतर्गत की जाएगी। वो कहता है कि अगर मान लो कि और इसमें जो प्रेसिडाइजिंग जो ऑफिसर होगा वो केवल इस कमेटी का जो प्रेसाइडिंग मेंबर होगा, ये प्रेसाइडिंग जो ऑफिसर होगा वो केवल सीनियर लेवल की महिला होगी। उन मेंबर में से जो सीनियर लेवल की महिला है वही इस कमेटी की प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर होगी। अगर महिला नहीं है, उस यूनिट की महिला नहीं थी, तो किसी अनदर यूनिट की महिला को या किसी अनदर प्लेस जिससे संबंधित ब्रांच से संबंधित किसी यूनिट की महिला होगी, पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर सीनियर महिला ही होगी। दूसरा बात है कि जो और 2 मेंबर जो होंगे और उनमें से उस कमेटी में से 2 मेंबर को जो क्या होना चाहिए, सोशल वर्क से संबंधित या लीगल वर्क से संबंधित नॉलेज होना चाहिए। और एक मेंबर जो होना चाहिए वो जो उसको किस बात का उसको नॉलेज होना चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट संबंधित क्या कहते इशू को डील करने का नॉलेज होना चाहिए एक मेंबर को। और जो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर और जो मेंबर ऑफ कमेटी है वो 3 साल के लिए अपने नाम निर्देशन से 3 साल के लिए इस कमेटी के मेंबर्स रहेंगे। जब बाद में उनको क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। आगे का देखते हो। तो इस प्रकार तो जो सेक्शन नंबर 4 है जो ये क्या बोलता है कि हाफ ऑफ द मेंबर विल बी वुमन, यानी कि इस कमेटी के जो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर है उनमें से आधे से अधिक क्या होगी, महिलाएं होंगी। और नंबर 2 दूसरे जो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर या अन्य मेंबर जो होंगे वो क्या करेंगे, 2-3 साल से ज़्यादा इस पोस्ट को होल्ड नहीं करेंगे। प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर या अन्य मेंबर है वो अपनी मेंबर 3 साल से अधिक समय के लिए अपने इसके मेंबर नहीं बने रहेंगे। 3 साल बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा। चौथा, फीस और अलाउंसेस प्रोवाइडेड टू प्रेसिडेंशियल ऑफिसर बाय एम्प्लॉयर, जो नियोजक द्वारा जो प्रेसिडेंशियल ऑफिसर या मेंबर है उनको क्या किए जाएंगे, फीस और अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद जो उनकी जो वेतन ताकि जो कम्युनिटी के फंक्शन को ऑपरेट करे। और उसके बाद जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है या मेंबर है उसको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाता है। किन केसेस में रिमूव किया जाता है,
जब वो क्या करता है कि प्रोविजन 19 के प्रोविजन को क्या करता है, उल्लंघन करता है या उनके कॉन्ट्राविक्शन में काम करता है, या फिर उसको किसी ऑफेंस के लिए या किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड कर दिया गया, या उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो पेंडिंग है, या फिर उसको क्या कर दिया गया है, वो अपनी पोजीशन का दुरुपयोग मिसयूज हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन का क्या करा है, मिसयूज करा है या मिसयूज करा है। तो इन सभी केसेस में उन मेंबर को या प्रेसिडेंट ऑफिसर को लोकल कंप्लेंट कम्युनिटी से क्या कर दिया, रिमूव किया जाएगा, और जो ऐसे रिमूव स्थान है उनको वापस नए कम्युनिटी मेंबर द्वारा फिल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये सेक्शन नंबर जो 4 है, जो मोटा रूप से इंटरनल कमेटी के बारे में डिस्क्राइब करता है। हाँ, तो जो सेक्शन नंबर 5 है वो नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी कि जो राज्य सरकार या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करेगी। तो राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किन किन लोगों को अपॉइंट कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, या आपका कलेक्टर हो सकता है, या डिप्टी कलेक्टर हो सकता है, जिनको कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट के अंदर जो पावर दी गई है उसको क्या होता है, एक्सरसाइज करने के लिए एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंटेड किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 5 जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के संबंध में प्रोविजन करता है। सेक्शन नंबर 6, तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 6 है वो क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमेटी। जो लोकल कंप्लेंट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होगा वो कैसे बनाई जाएगी और उसका ज्यूरिडिक्शन कहाँ होता है। जो इसमें सबसे पहला कहता है एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट है लोकल कंप्लेंट कमेटी। पहले जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो लोकल क्या होता है कंप्लेंट कमेटी को क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, गठन करेगा। क्या किस पर्पज के लिए करेगा, ताकि रिसीव द कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित कंप्लेंट्स को रिसीव करने के लिए, और कहाँ पर ये कमेटी बनाई जाएगी, वेयर द नो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ड्यू टू लेस देन नंबर ऑफ लेस देन 10 नंबर ऑफ वर्कर। जहाँ ऐसे स्थान पर जहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, जहाँ पर 10 से कम वर्कर कार्य करते हैं, यह कंप्लेंट किसी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है, तो फिर उस कंप्लेंट्स को लोकल कंप्लेंट्स कमेटी क्या करेगी, रिसीव करेगी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो ब्लॉक लेवल पे, तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया में क्या करेगा, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, जो क्या करेगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट संबंधी जो इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट्स है उसको रिसीव करेगा, और 7 दिन के अंदर इसको लोकल कंप्लेंट कमेटी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 3 है वो लोकल कंप्लेंट जो कम्युनिटी है उसके फंक्शन को, उसके ज्यूरिडिक्शन को, और उसके जो प्रेसिडाइडिंग ऑफिसर है जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट 2013 का जो सेक्शन नंबर है वो 7 के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन नंबर 7 जो है वो कंपोजिशन, टेन्योर एंड अनदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमेटी, यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी किन किन मेंबर से मिलकर बनी होगी, उन जो मेंबर्स है उनका टेन्योर क्या होगा, और कैसे उनको क्या किया जाएगा, रिमूवल की उनको उनके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होगा उसका जो मेंबर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा क्या किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। जितने भी मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। तो इसमें जो एक तो इसका क्या होगा, चेयरपर्सन होगा, वो उन जो नॉमिनेट पर्सन में से जो एमिनेंट वुमन होगी वो उसकी चेयरपर्सन होगी, और जो चेयरपर्सन होगी उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सोशल वर्क से रिलेटेड होनी चाहिए, या वुमन कॉज ऑफ वुमन यानी कि महिलाओं की समस्या से संबंधित उसको एक स्पेशल टाइप्स का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दूसरे टाइप्स की एक वुमन महिला होती, एक वुमन महिला कहाँ से ली जाएगी, जो ब्लॉक, तहसील, तो वार्ड या ब्लॉक है या म्यूनसिपलिटी एरिया है, वहाँ से एक महिला को क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। और उसके बाद 2 महिलाएं होंगी, 2 महिलाओं में से एक महिला जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो कॉज ऑफ महिलाओं की समस्या से संबंधित हो, कॉज ऑफ वुमन से संबंधित हो, या सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रोसीडिंग या इससे रिलेटेड इशू से इससे संबंधित वो नॉलेज रखती हो। उसके बाद है कि एटलीस्ट 1 वुमेन और नॉमिनेटेड, और जितनी महिलाएं इनमें चुनी गई कम से कम एक महिलाओं को तो लीगल नॉलेज होना चाहिए।
और उसके बाद है जो इसके जो एक्स इसका एक मेंबर जो होगा वो एक्स ऑफिशियल इसका मेंबर होगा, जो कि क्या होगा सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर है वो इसका क्या होगा, और उसका जो ऑफिसर है वो इसका एक्स ऑफिशियल क्या होगा, मेंबर होगा। और इन सभी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका जो टेन्योर होगा वो मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, मैक्सिमम अप टू 3 ईयर फ्रॉम द नॉमिनेशन से 3 साल से अधिक इनका मेंबर का जो टेन्योर्स नहीं होगा। और उसके बाद जो मेंबर्स और चेयरपर्सन है उनको किन ग्राउंड्स के आधार पर क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है या किया जा सकता है, वो कौन कौन से है। कंट्रोवर्शियल ऑफ द जो सेक्शन 16 में जो प्रावधान है उनका अगर कोई कंट्रोवर्शन करता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। और यदि कोई पर्सन है किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड किया गया है तो भी उसको रिमूव किया जा सकता है। और यदि कोई पर्सन है वो डिसिप्लिनरी जो इंक्वायरी है उसमें वो गिल्टी पाया गया है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। या जो किसी अपनी पोजीशन का क्या करा दुरुपयोग करा, अब्यूज इज पोजीशन, तो इस केसेस में जो मेंबर्स हैं उनको क्या किया जाए, उनके पद से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। और जो नए इलेक्टेड मेंबर है वो अपनी नॉमिनेशन से वापस 3 साल के लिए पोस्टेड किए जाएंगे और या नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इस प्रकार के सेक्शन नंबर 7 जो है वो कमेटी के बारे में डिटेल कंपोजिशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। अब आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 8। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 8 है, सेक्शन नंबर 8 किसको डील करता है, ग्रांट्स और ऑडिट्स को, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी अनुदान दिया जाएगा उसकी वो अनुदान किस प्रकार दिया जाएगा, उसकी जांच होगी और उसकी किस प्रकार जांच होगी। जो सेक्शन नंबर 7 कहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, ग्रांट्स करेगा अमाउंट सेक्शन नंबर 7(4) टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द पार्लियामेंट लॉ। केंद्र सरकार जो है पार्लियामेंट लॉ बना करके स्टेट गवर्नमेंट्स को जो सेक्शन 7(4) में जो फीस और अलाउंसेस के लिए जो अमाउंट है उसको ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट से क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी को इस्टेब्लिश करेगी जिसको ये स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी इस्टेब्लिश करेगी और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त जो ग्रांट्स है उसको ये एजेंसी को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। और एजेंसी क्या करेगी, एजेंसी जो भी उसको जो अमाउंट ग्रांट्स हुआ है उसको वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करता है, इस अमाउंट्स को या इस अमाउंट्स या इस ग्रांट्स को क्या करेगा, जो मेंबर्स है जिनके फीस और अलाउंसेस है उनको क्या वो क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। और इसका क्या किया जाएगा, इसका एक अकाउंट रखा जाएगा और इस एजेंसी का अकाउंट रखा जाएगा और अकाउंटिंग ऑफ दिस एजेंसी आर ऑडिटेड। और इस एजेंसी का जो भी खर्चा होगा या अकाउंटिंग होगी उसको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा और ऑडिट कराया जाएगा। किसके द्वारा ऑडिट कराया जाएगा, कंसल्टेड विद द ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट। जो राज्य का जो ऑडिटर जनरल है उसके द्वारा इसकी सहायता से और सलाह से इस जो एजेंसी है उसका क्या किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार और इससे संबंधित व्यक्तियों का क्या किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, इन लेखाओं का क्या किया जाएगा, ऑडिटेशन किया जाएगा। तो इस प्रकार जो स्टेट गवर्नमेंट से द्वारा दिए गए फंड राज्य सरकार तक और राज्य सरकार इन खर्चों को से संबंधित एक ऑडिट करवाती है। अब आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 9।